अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। कौशल लखोटिया बताएंगे, लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा जमीन अधिग्रहण बिल में अगर कुछ भी किसान विरोधी है तो बदलाव को तैयार है। ब्रजेश सिंह बताएंगे, बजट से पहले सरकार ने संसद में रखा आर्थिक सर्वे, महंगाई घटी, अगले साल 8% की रफ्तार से विकास होने का अनुमान। विनीता यादव बताएंगी, चुनावी वादे पूरे करने के लिए दिल्ली सरकार ने आयोग का गठन किया, केजरीवाल अध्यक्ष और आशीष खेतान उपाध्यक्ष होंगे। और कुंतल चक्रवर्ती बताएंगे, विश्व कप में कल यूएई से भारत का मैच है, लेकिन चोट के कारण नहीं खेलेंगे मोहम्मद शमी, बिन्नी या भुवनेश्वर को मौका मिल सकता है। अब देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। संसद में गरजे पीएम मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए बहस का जवाब देते हुए पीएम ने सांप्रदायिकता और भूमि बिल से लेकर मनरेगा तक सभी मुद्दों पर रखा जोरदार तरीके से सरकार का पक्ष। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज दिखा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर करारा वार किया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू मुस्लिमों को आपस में नहीं बल्कि गरीबी से लड़ना चाहिए। बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नफरत वाली बयानबाजी बंद होनी चाहिए और सबको मिलकर देश के विकास का सोचना चाहिए। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की जोरदार वकालत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिल में जो चीज भी किसानों के खिलाफ होगी उसे वो बदलने के लिए तैयार है। गलती करेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये एक छोटा सा उपाय है कि भाई इस गलती को करेक्ट करना है। आपने किया हुआ हम उसको नकारते नहीं है, आपने जो कोशिश की है उसको हम कुछ रह गया है तो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ सहकार चाहते हैं। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को भूमि अधिग्रहण बिल लाने में 1894 से 2013 तक का वक्त क्यों लगा। अगर किसान कांग्रेस से खुश होते तो फिर कांग्रेस की हार नहीं होती। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और वो दुनिया के सामने इस स्मारक के ढोल को पीटते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के 60 साल के बाद भी मनरेगा में लोग गड्ढे खोदने को मजबूर हैं। कांग्रेस अपनी नाकामी का फुटप्रिंट मनरेगा के तौर पर छोड़कर गई है, लेकिन वो स्कीम को बंद नहीं करेंगे बल्कि इसमें सुधार करेंगे। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना ही होगा। 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास है। मोदी ने यह भी कहा कि पहली बार राज्यों के पास केंद्र से ज्यादा खजाना है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए पीएम मोदी काले धन पर भी बोले। मोदी ने कहा जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को तबाह कर दिया है, लिहाजा इसकी चर्चा राजनीतिक दायरे से बाहर निकले, सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ें। ऐसा ना हो कि माल खाने वाले माल खा जाएं।
देश का बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि साल 2014-15 में महंगाई की दर घटी है। अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 तक महंगाई की दर 6 परसेंटेज पॉइंट तक घटी है। आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर 8% तक हो सकती है, जबकि आने वाले वर्षों में ये विकास दर 10% तक भी पहुंच सकती है। वहीं साल 2014-15 के लिए ये अनुमान 7.4% है। आर्थिक सर्वेक्षण से संकेत मिल रहे हैं कि राजस्व बढ़ाने की योजनाओं पर सरकार का जोर रहेगा और सब्सिडी जारी रखने पर सरकार नए सिरे से समीक्षा कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में मेक इन इंडिया पर जोर देने की जरूरत भी बताई गई है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में क्या होगा, एबीपी न्यूज बता रहा है कल का बजट आज। शनिवार सुबह 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश करेंगे मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट। इस बजट में कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, लेकिन जो 3 बड़ी बातें इस बजट में हो सकती हैं वो हैं मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए बड़े ऐलान, डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर का विस्तार और निवेश पर बचत की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा किसानों और छात्रों को सस्ता कर्ज देने का भी ऐलान हो सकता है। एबीपी न्यूज और ट्विटर की खास पहल, बजट की हर खबर देखिए अपने मोबाइल फोन पर बिल्कुल मुफ्त। आपके मोबाइल पर देखिए बजट की हर खबर। ट्विटर और एबीपी न्यूज की खास पहल 011-300-62696 पर मिस्ड कॉल करें और फोन पर मुफ्त एसएमएस पाएं। एसएमएस के जरिए पाएं @ABP News TV के ट्वीट। दिन भर में कभी भी दें मिस्ड कॉल और मोबाइल पर खबरों के एसएमएस मुफ्त पाएं। जासूसी कांड को लेकर आरोपों के घेरे में आई एसआर कंपनी को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने किया है बड़ा खुलासा। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एसआर कंपनी के खर्चे पर नितिन गडकरी ने विदेश यात्रा की थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक नितिन गडकरी ने परिवार के साथ एसआर के रुइया परिवार के खर्च पर विदेश में छुट्टियां मनाई। 2013 में जब गडकरी मंत्री नहीं थे तब एसआर ने गडकरी, उनकी पत्नी और 2 बेटों के लिए याट का इंतजाम किया था। इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि फ्रेंच रिविera के समंदर में याट 7 से 9 जुलाई 2013 तक खड़ा रखा। याट तक परिवार को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम किया गया। इंडियन एक्सप्रेस ने एसआर के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया है कि नितिन गडकरी के अलावा यूपीए के कई दूसरे मंत्रियों और पत्रकारों पर कंपनी ने पैसा खर्च किया। पत्रकारों को कार और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराई गई। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एसआर से सुविधाएं लेना हितों के टकराव का केस नहीं है। मैं रुइया परिवार को 25 साल से जानता हूं और घटना के वक्त ना ही मंत्री था ना सांसद। मैं किसी कारपोरेट के पैसे से मेरे परिवार ने और मैंने कभी कोई यात्रा नहीं की। 2 साल पहले मैं नॉर्वे में गया था, मेरा परिवार पूरा साथ में था और हम नॉर्वे में थे। हम नॉर्वे में जा रहे थे, ये जब पता चला तो मुझे एसआर वालों ने कहा कि हमारी एक समुद्र में क्या हैट बोलते क्या यॉट वहाँ फ्रांस के समुद्र में है। मैंने वो देखी नहीं थी, तो आप एक बार उसको देखने के लिए आइए। मैं फ्रैंकफर्ट पर उतरकर अपने टिकट निकालकर अपने होटल में रहकर वहाँ गया था। वहाँ हैट पर गया था और वहाँ मैंने क्या हैट निकाला याट पर गया था और वहाँ मैं एक दिन रात को गया, दूसरे दिन रहा, तीसरे दिन निकल गया। अब मैं इंडियन एक्सप्रेस के पेंट हाउस में भी खाना खाने के लिए गया था। मामला 2013 का है, जब गडकरी मोदी सरकार में ना तो मंत्री थे और ना ही पार्टी अध्यक्ष। एसआर से फायदा लेने वाले लोगों में कुछ कांग्रेसी नेताओं का नाम भी सामने आया है। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एसआर के कथित दस्तावेजों के मुताबिक श्री प्रकाश जायसवाल, दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ने कंपनी में नियुक्तियों के लिए लोगों के नामों की सिफारिश की थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है कि मीडिया चैनल में कई बार हमको सिफारिश करनी पड़ती है। कई बार नौकरी के लिए बड़े उद्योगपतियों को सिफारिश करनी पड़ती है, जो स्वाभाविक है, हर राजनेता करता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का दबाव डाला हो। हमने तो खाली एक रिक्वेस्ट लेटर ही भेज दें। उन्होंने नौकरियां दी होगी, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें अनुचित क्या है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी नियुक्तियों के लिए कुछ नामों के लिए सिफारिश की थी। एसआर पर गडकरी ने सफाई दे दी है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने देगा। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर में देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार गठन से पहले पीएम मोदी से मिले मुफ्ती मोहम्मद सईद।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की बनने वाली सरकार से पहले भावी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 1 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जिस गर्मजोशी से हुई, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को छोड़ बाकी सारे मुद्दों को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में पीडीपी से 13 और बीजेपी से 12 मंत्री शपथ लेंगे। बीजेपी के निर्मल सिंह डिप्टी सीएम होंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मसौदा शपथ ग्रहण के बाद जारी होगा। मुझे बड़ा हाथ चाहिए, सबका विकास, सबका साथ। प्राइम मिनिस्टर नोज द इश्यूज, आई नो द इश्यूज। स्वेरिंग सेरेमनी के बाद हमने 3 बजे वहां प्रेस रखी है, उसका हम बता दें। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की धारा 370 और सेनाओं के चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर दोनों ही पार्टियों की अलग अलग राय है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी सरकार को लेकर विपक्ष के हमले पर बीजेपी ने कहा है कि जनादेश बीजेपी और पीडीपी को मिला है, लिहाजा दोनों ने मिलकर सरकार बनाने में कोई गलत नहीं है। ओथ टेकिंग सेरेमनी 1 तारीख को होगी, स्वेरिंग इन होगी। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर एक सहमति पर पहुंचे हैं। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भी घोषणा उसी दिन होगी। जनादेश भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लिए है, तो इसलिए जो है वो सरकार वहां बने और जम्मू और कश्मीर विकास के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़े। जम्मू और कश्मीर में सुशासन का माहौल हो और जम्मू कश्मीर के लोगों के समस्याओं और सरोकार को पूरी तरह से उसके समाधान की दिशा में सरकार आगे काम कर सके, ये हमारा संकल्प है। वहीं सरकार की सहयोगी शिवसेना ने भी कहा कि ये सरकार कश्मीर के लोगों के हित में होगी। जो भी होगा कश्मीर के हित में होगा और देश के हित में होगा। धारा 370 के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग रही है और ये गठबंधन सिर्फ सरकार बनाने के लिए किया गया है। दोनों की जो विचारधारा में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। ऐसी हालत में सिर्फ सत्ता के लिए अगर एक जगह ये दोनों जमा हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता इसको स्वीकार करेगी, मुझे इसमें शक है। पीडीपी जिसे आतंकवादियों का संरक्षण है, उनके साथ मिलकर इन मुद्दों पे उनकी क्या राय होगी और वहां से परमानेंट आतंकवाद कैसे समाप्त करेंगे। अल्टीमेटली जो पीडीपी को नुकसान होगा और वहाँ दहशतगर्दी और इस तरह की घटनाएं वहाँ और बढ़ेंगी। बीजेपी और पीडीपी चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे और अब दोनों मिलकर सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की छुट्टी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का दावा, भारत में ही है राहुल गांधी। राहुल जी कहाँ है, कैसे है, इस सब की आप चिंता छोड़ दीजिए, जहाँ है वो ठीक सही है। सर, चिंता कार्यकर्ताओं की होगी। लोग भी जानना चाहते हैं कि राहुल जी देश में है विदेश में। अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप अगर पर्दा उठा दें। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो देश में ही है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी में कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ जेनरेशनल फर्क है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी में बड़े बदलाव करना चाहते हैं, जबकि कई पुराने नेता नए बदलाव नहीं चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने माना कि राहुल गांधी के छुट्टी पर जाने की टाइमिंग जरूर गलत है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने चुनावी वादे पूरे करने के लिए दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन किया है। आम आदमी पार्टी जो वादे करके दिल्ली की सत्ता तक पहुंची, अब उन्हें पूरा करने के लिए एक आयोग बना दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और आशीष खेतान उपाध्यक्ष। दिल्ली डायलॉग कमीशन दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए काम करेगा। गवर्नेंस में कहाँ कहाँ गैप्स हैं, कहाँ कहाँ लूपहोल्स हैं, उसको ठीक करने का, उसको दुरुस्त करने का काम करेगा। साथ साथ किस तरह से मैक्सिमम टेक्नोलॉजी को लाया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी को लाया जाए, उस पर काम करेगा। केजरीवाल सरकार ने मुफ्त पानी और सस्ती बिजली का वादा तो पूरा कर दिया है, लेकिन अभी स्कूल, कॉलेज और फ्री वाईफाई जैसे वादे अभी अधूरे हैं। धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हिंदू धर्म में वापसी करने वाले किसी व्यक्ति को
उसकी मूल जाति के लोग स्वीकार कर लें तो उसे उसी जाति का माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें ईसाई से वापस हिंदू बने एक युवक को मिले अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदू धर्म में वापसी करने वाला शख्स अगर ये साबित कर सके कि दूसरा धर्म अपनाने से पहले वो या उसके पूर्वज किस जाति के थे और उसकी मूल जाति के लोग भी उसे अपना लें तो उसे उसी जाति का माना जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सत्तारूढ़ बीजेपी और उससे जुड़े संगठन ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं कहा जा सकता, वो इसे घर वापसी का नाम देते हैं। केंद्र सरकार ने पहली बार माना है कि देश में स्वाइन फ्लू के टेस्ट के लिए जांच केंद्रों की कमी है। वहीं स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि देश में स्वाइन फ्लू की जांच के लिए कुल 21 जांच केंद्र हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू से इस साल देश में अब तक कुल 965 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश में स्वाइन फ्लू से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 17,000 से भी ज्यादा हो गई है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा असर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। गुजरात के 2002 दंगों के दौरान हिम्मतनगर इलाके में 3 ब्रिटिश नागरिकों समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। गुजरात के हिम्मतनगर की स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मिठन भाई पटेल, रमेश पटेल, चंदू उर्फ प्रहलाद पटेल, मनोज पटेल, राजेश पटेल और कला भाई पटेल को बरी कर दिया है। मामला 28 फरवरी 2002 का है, जब गुजरात के प्राणजीत में इमरान दाऊद और ब्रिटेन में रहने वाले उनके चाचा सईद दाऊद, मोहम्मद असमद, शकील अब्दुल और उनके स्थानीय ड्राइवर यूसुफ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में इमरान तो बचकर भाग निकला, लेकिन तीनों ब्रिटिश नागरिक और ड्राइवर यूसुफ मारे गए। कोर्ट ने इस मामले में सभी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है। विक्रम योग के संस्थापक विक्रम चौधरी पर कनाडा की एक महिला ने लगाया रेप का आरोप। अमेरिका की कैलिफोर्निया की अदालत में दायर किया केस। पूरी दुनिया में योग गुरु के नाम से मशहूर विक्रम चौधरी पर इससे पहले भी कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया है, लेकिन ताजा मामला कनाडा की महिला योगा ट्रेनर का है। महिला ने आरोप लगाया है कि विक्रम चौधरी ने 3 सालों में कई बार उसके साथ रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि लास वेगास में 2010 में पहली बार उसके साथ विक्रम चौधरी ने रेप किया। अमेरिका की कैलिफोर्निया की अदालत में इससे पहले 5 और मामले दायर हो चुके हैं, जिनमें विक्रम चौधरी पर रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। पहले केस का ट्रायल अगस्त में शुरू होगा। दूसरी तरफ विक्रम चौधरी के वकील ने महिला के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। विक्रम चौधरी 70 के दशक में योगा के अपने खास स्टाइल्स के लिए चर्चा में आए थे। आज दुनिया के कई देशों में उनके योगा के सेंटर्स हैं। दिल्ली के हौस खास इलाके में सिक्किम की एक महिला के साथ रेप का आरोप। एम्स में कार्यरत एक डॉक्टर पर लगा है आरोप। पुलिस के मुताबिक रेप का आरोप लगाने वाली सिक्किम की ये महिला दिल्ली के मुनीरका में रहती है और नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी। महिला ने जिस डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया है वो एम्स में कार्यरत है। पुलिस ने आरोप लगाने वाली महिला का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 25 साल की शादीशुदा पीड़ित महिला आरोपी डॉक्टर के संपर्क में कैसे आई, इसको लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। विश्व कप में कल भारत का मुकाबला यूएई से होना है, लेकिन मैच से पहले बुरी खबर यह है कि गेंदबाज मोहम्मद शमी घुटने की चोट की वजह से कल का मैच नहीं खेलेंगे। भारतीय गेंदबाजी लाइनअप के अहम सदस्य हैं मोहम्मद शमी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली जीत में भी मोहम्मद शमी की किफायती और बेहतरीन गेंदबाजी का रोल था। कल भारत को यूएई से भिड़ना है। वैसे यूएई के खिलाफ भारत बहुत ज्यादा चिंतित तो नहीं होगा, लेकिन जीत की लय बनी रहे ये जरूरी है। विश्व कप में अभी तक खेले 2 मुकाबलों में शमी ने 3.8 की इकोनॉमी से 6 विकेट लिए हैं। भारत चाहेगा कि मोहम्मद शमी जल्दी फिट हो जाए और आगे के मुकाबलों में गेंदबाजी का मोर्चा संभाले। भारत अपने पहले दोनों मुकाबले जीतकर पूल बी में टॉप पर है। ग्रुप मुकाबलों में भारत का अहम मुकाबला 6 मार्च को वेस्टइंडीज से होना है। दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने एक और तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ जिताया। वो सबसे तेज 150 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वनडे में सबसे तेज अर्धशतक, सबसे तेज शतक और अब सबसे तेज 150 रन भी
ये कामयाबी और करिश्मे की कहानी लिखी है दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज ने। डिविलियर्स जब बल्लेबाजी के लिए आए तब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 29.4 ओवर में 3 विकेट पर 146 रन था। मैच के इस मोड़ पर किसी ने सोचा नहीं था कि दक्षिण अफ्रीका की टीम 400 रन से ज्यादा बना देगी, लेकिन डिविलियर्स सोच के आए थे कि कुछ बड़ा करेंगे। डिविलियर्स ने 30 गेंद पर 50 रन पूरे किए। 50 से 100 रन का सफर उन्होंने 22 गेंद में पूरा किया। अब देखिए हैरान करने वाला आंकड़ा, 100 से 150 तक पहुंचने में डिविलियर्स को सिर्फ 12 गेंद लगी। उन्होंने सिर्फ 66 गेंद पर नाबाद 162 रन की पारी खेली। भारत के खिलाफ डिविलियर्स सस्ते में आउट हो गए थे। अफगानिस्तान में कुदरत का कहर, भारी हिमस्खलन से सैकड़ों लोगों की मौत। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत पंजशीर की हैं, जहां भारी बर्फबारी और हिमस्खलन से 200 के करीब लोगों की मौत हो गई है। हिमस्खलन से यहां के कई इलाकों में जमीन धंस गई और कई मकानों को नुकसान हुआ। अफगानिस्तान सरकार ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए 1000 सैनिकों को तैनात किया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। भारी बर्फबारी की वजह से अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत की कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिससे राहत कर्मी प्रभावित गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। कल हमारी इन खबरों पर नजर रहेगी। देश का आम बजट पेश होगा, क्या बजट में टैक्स छूट मिलेगी, विश्व कप में भारत यूएई का मैच है।